स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और इकोनॉमिक सर्वे बस थोड़ी देर में पेश होने वाला है। अभी भी आप जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट चलते हुए देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट वहां पर बात भी कर रहे हैं, तो काफी सारा एक्शन अभी भी आना बाकी है। बस थोड़ी देर में वित्त मंत्री पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद हमारे सामने आपके डिटेल्स आने वाली हैं। कैसी रही इस वित्त वर्ष की परफॉर्मेंस, एस्टिमेट्स के सामने क्या है इस समय, रियलिटी आने वाले वित्त वर्ष के लिए क्या है, प्रोजेक्शंस, सारी चीजों पर होने वाली है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ है तैयार। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऑफ कोर्स आपके चहेते मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हर बड़े मौके पर हमारे साथ होते ही हैं और आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में जेएलआर मनी के विजय मंत्री साहब हैं और साथ ही अविनाश गोरखचक्र जी भी हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। तो दमदार पैनल है। इकोनॉमिक सर्वे बस थोड़ी ही देर में पेश भी होने वाला है। उससे पहले एक दो चीजों पर बात कर लेते हैं। सर्वे पर तो बात करेंगे और इकोनॉमी के हालात भी समझना जरूरी है, यहां से कैसी रहेगी चाल ये भी देखना जरूरी है। बट एक समय बाजार पर डाल देते हैं नजर, क्योंकि अविनाश जी फाइनली लंबे समय बाद एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स का सहारा थोड़ा बाजार को आते हुए दिखा है और हमारे बाजार भी अब थोड़े स्ट्रेंथ के मूड में आ रहे हैं। अच्छी बात है कि बजट से पहले बाजार थोड़े हल्के भी हैं। इस समय बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है अविनाश जी? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में प्री बजट रैली जो होनी थी वो इस बार नहीं हुई और मुझे लग रहा है कि पिछले साल के बजट के जैसे बजट अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में एक बहुत बड़ी उछाल आपको देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि इस साल भी बजट बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहेगा। इसमें एक अच्छी बात है कि जो आंकड़े अभी तक जो आए हैं वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि फिस्कल रेवेन्यू इस बार काफी अच्छा है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस एसटीटीटी, सबसे बड़ी बात एक ही जो नेगेटिव सरप्राइज है वो पीएसयू डाइवेस्टमेंट पे। एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट करने के बाद कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक सेल या डिसइन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली जिस प्रकार का रेवेन्यू ग्रोथ आया है जीएसटी को भी लेके, हमको लग रहा है कि इस बजट में ग्रोथ पे अगर वापस गवर्नमेंट पिछले साल के जैसे फोकस करती है और कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज अनाउंसमेंट नहीं आता है तो मार्केट इस बात को बहुत थम्स अप देगी और वही शायद मार्केट्स अभी इंडेक्स में दिखा रहे। मार्केट्स उत्साहित है कि कल काफी बड़े अनाउंसमेंट्स इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, कैपिटल गुड्स के लिए आ सकते हैं। तो ये डेफिनेटली हमको लग रहा है कि मार्केट्स के लिए एक संकेत है कि कल शायद और भी थोड़ी तेजी आएगी। हालांकि कल मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा। सो नेट आई थिंक थिंग्स लुक बेटर गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, नेट थिंग्स थोड़े बेटर प्लेस्ड हैं इस समय गोइंग फॉरवर्ड। देखेंगे कैसा एक्शन बनता है। बग्गा साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। और बग्गा साहब, हर बार मार्केट एंड मैक्रोस पर आपसे तो चर्चा होती ही है। इस बार एक चीज है और हमने भी काफी सारे एक्सपर्ट से बात करी, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बजट की नहीं है। मानना ज्यादातर यही है कि कुछ खराब ना आए, एज लॉन्ग एज मार्केट न्यूट्रल बजट है, थम्स अप ही मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप इंतजार कर रहे हैं और आज के सर्वे में भी जो डिटेल्स निकल कर आएंगी, कहां पर है आपकी नजर सर? जी बिल्कुल दीपांशु, उम्मीद यही है कि 2 वॉल्यूम की जगह 1 वॉल्यूम का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, क्योंकि सीईए नहीं थे घोषित अभी तक। तो लगता है कि इकोनॉमिक डिवीजन ने ही सर्वे बनाया है। तो 1 वॉल्यूम का सर्वे आएगा, केवल डेटा और एनालिसिस देगा। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो वॉल्यूम 1 में आती थी वो शायद इस बारी ना आए। एक बात ये है। दूसरा है कि फिस्कल स्पेस कितना है सरकार के पास। तीसरी अहम बात यह है कि पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पे 2.5 साल हो गए सरकार के, लगभग 3 साल हो जाएंगे और 3 महीने में। तो अभी आगाज करना है 2024 के चुनाव का, बट बहुत जल्दी भी मिडिल क्लास या टैक्स रियायतें इस साल मुझे नहीं लगता दी जाएंगी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि अगले साल के लिए रिजर्व करी जाएंगी या 2024 के फरवरी में ही लाई जाएंगी, ताकि लोगों के वो रिसेंसी इफेक्ट रहे। इस साल वही काम जारी रहेगा जो पहले रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्षेत्रों पे फोकस रहेगा। एग्री पे तो डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा, वोटर्स वहीं पर है, तो एग्रीकल्चरल और रूरल इंडिया पे फोकस बना रहेगा। और बाकी जो योजनाएं, बेसिक नेसेसिटीज की योजनाएं जो बहुत सफल रही हैं, उन पे फोकस बड़ा रहेगा। मार्केट के तौर पे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिस्कल स्पेस है नहीं कुछ ज्यादा करने की। ये देखना पड़ेगा दीपम के तौर पे कहां से वो और डिसइन्वेस्टमेंट अगले साल
रेवेन्यू लाने में सक्षम रहेंगे। लगता नहीं इस साल तो टारगेट मीट हो पाएगा। बहुत बड़ा टारगेट था 1.8 लाख करोड़ का, वो तो नहीं मीट होगा, ऑलरेडी कह दिया गया है। LIC का IPO शायद हो जाए मार्च तक, तो वो अच्छा रहेगा फाइनेंसेस के लिए। ओवरऑल फिस्कल डीप हमें लग रहा है कि 6 से 6.2 के बीच में फिस्कल डेफिसिट रहेगा, तो उसमें ज्यादा कटौती नहीं होगी और ग्लाइड पाथ भी आगे पोस्टपोन हो जाएगा। वो तो अदिति हैं, वो हमें ज्यादा बेहतर बताएंगी। बट जैसे अविनाश भाई ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस में अच्छी ग्रोथ रही, GST में भी इजाफा जरूर हुआ है, तो टर्न अराउंड है इकोनॉमी में। बट पिछली बारी के इकोनॉमिक सर्वे ने 11% बोला था FY 2022 का ग्रोथ, वो 9 से 9.2% दिख रहा है। FY 2023 का क्या वो नंबर लाते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दीप। वो हमें उम्मीद है कि 9% के करीब वो लेके आएंगे। जी दीप। तो थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, थोड़ा मिसमैच वहां पर आ सकता है, पर अच्छी बात है, इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। रीसेंट डेटा भी काफी बॉइंट है। इनफैक्ट अदिति, आपसे भी यही सवाल था, और आपकी जो प्री बजट इकरा की रिपोर्ट है उसमें भी काफी सारी आपने डिटेल्स में इन बारे में बात करी है। तो थोड़ा यहीं पर बताएं अदिति की जो प्रोजेक्शन थी पिछली बार की और इस समय की जो ग्राउंड रियलिटी है, कहां पर आप इस समय मिसमैच देख रही हैं, कहां पर आप ज्यादा एक्शन देख रही हैं? टैक्स कलेक्शन काफी सुधरे हैं, क्या है इस समय की सिचुएशन? थैंक यू। देखिए, जब लास्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था तब हमें लगा था कि ग्रोथ प्रोजेक्शन जो अज्यूम करी गई थी वो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तब तक सेकेंड वेव का कोई अंदेशा नहीं था। सेकेंड वेव उसके बाद आई और अब हम थर्ड वेव के बीचों बीच है, लेकिन ये वाली वेव इतनी सिवियर नहीं है। तो अभी के लिए हमारा FY 22 का ग्रोथ प्रोजेक्शन अराउंड 8.9% है और अगले साल हम रियल GDP ग्रोथ 9% के आसपास देख रहे हैं। तो पहली बात तो हम इकोनॉमिक सर्वे में यही देखेंगे कि किस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शन अगले साल के लिए अज्यूम करी जाती है। दूसरी बात, अगर नॉमिनल GDP को देखें तो इस साल इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, पर्टिकुलरली WPI इन्फ्लेशन, और अगले साल बेस इफेक्ट की वजह से WPI इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज होके 12% से 4% पे आ जाएगी। तो GDP डिफ्लेटर्स में बहुत फर्क पड़ेगा और नॉमिनल GDP ग्रोथ जो है वो इस साल 17.5% से अगले साल ज्यादा से ज्यादा 13.5% पे आ जाएगी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फिस्कल डेफिसिट का जो डिनोमिनेटर हम लेते हैं टू सी द परसेंटेज ऑफ GDP, उसको अफेक्ट करेगा। तो इन पे क्या अजम्पशन ली जाती है, हम वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। टैक्सेस में अगले साल के लिए एक डायकोटमी है। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छा साल हो, चाहे थोड़ा मॉडरेट साल हो, अगर एक और कोविड की वेव आ जाती है। दोनों सिचुएशन में डायरेक्ट टैक्सेस हमें लगता है ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें के शेप डाइवर्जेंस देख रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी का फॉर्मल और ऑर्गेनाइज स्पेस की तरफ, उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेस में एक अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर अच्छा साल हो तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें दिखेगा। अगर अच्छा साल ना हो तो GST एक्सेट्रा पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक्साइज ड्यूटी डेफिनेटली अगले साल हमें लगता है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि नवंबर में जो ड्यूटी रिलीफ दी गई थी उसका ओवरहैंग अगले साल, चाहे मोबिलिटी अच्छी हो चाहे ना हो, एक्साइज कलेक्शन में हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी ही होगी। सो एक स्प्लिट सा रेवेन्यू ग्रोथ का अजम्पशन होगा। हमने ये अज्यूम किया है कि LIC इस साल से अगले साल स्पिल ओवर हो जाएगा, चाहे इस साल हो चाहे ना हो। इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट तो अचीव करना अब इम्पॉसिबल लग रहा है। तो हमने ये अज्यूम किया है कि अगले साल अगर LIC का पैसा आ जाता है तो उससे एक अच्छी फिस्कल कंसोलिडेशन इस साल से FY 22 से FY 23 में दिखेगी। तो थोड़ा आपको डाइकॉट में होने वाली है, मिसमैच होने वाला है, बट जैसा ट्रेंड बता रहा है इस समय का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेटर प्लेस्ड है। ऑफ कोर्स 2 वेव्स कोरोना की बीच में आ गई हैं पिछले सर्वे से अब तक की, तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आप देखेंगे। बट विजय मंत्री साहब भी हमारे साथ हैं, और सर जैसा हम शो की शुरुआत से पहले भी बात कर रहे थे, एक अच्छी बात पिछले बजट की थी, रियल डेटा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया।
फिस्कल डेफिसिट पर उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें कोई परेशानी नहीं है। FRBM एक्ट जो बोल रहा है, जो हमारी एक फिस्कल हॉकिशनेस रही है इतने साल की कि इसी लेवल पर मेंटेन करना है और फिर क्रिएटिव अकाउंटिंग की तरह उसे एडजस्ट करना है। लास्ट टाइम बड़े फिगर दिए पर सामने सबके दिए। क्या इस बार भी सरकार ऐसी करेगी या वापस थोड़ी क्रिएटिव अकाउंटिंग हो सकती है जहां तक नंबर मैनेजमेंट का सवाल है? क्या देख रहे हैं सर आप? क्रिएटिव अकाउंटिंग तो जब मौका मिलता है, जब सिचुएशन होती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट की एक आई होती है, उसको देख लेते हैं लोग और पहचान लेते हैं कि कहाँ क्रिएटिव और कहाँ क्रिएटिव नहीं है। लेकिन इस बार की समस्या उल्टी है। इस बार खर्चे की प्रॉब्लम, रेवेन्यू की प्रॉब्लम नहीं, इस बार खर्चे की प्रॉब्लम है जी। क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी जो स्टेट लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, वो ऑनलाइन काम करने नहीं कर सकती। तो उसके वजह से हमने देखा कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है सरकार वो भी नहीं कर पा रही है। हो सकता है इस बार प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छी तरह से हो जाए। हमारे हिसाब से इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे रीबूट हो रही है और इतने बड़े लेवल पे रीबूट हो रही है कि जो हमने 97, 98 या हमने 2003-4 में भी नहीं देखा। अंडर ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको इसके 2-3 इलस्ट्रेशन देता हूं। गुड्स एक्सपोर्ट जो पिछले 10 सालों से स्टैग्नेंट था, 250 to 300 बिलियन डॉलर, वो इस साल करीब करीब 400 बिलियन डॉलर हो गया। और अक्रॉस द इंडस्ट्री हमने बड़ा जंप देखा है गुड्स एक्सपोर्ट में और उसके कई कारण हो सकते हैं। दूसरा एक आप बहुत बड़ा ट्रेंड देखिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर। आईटी इंडस्ट्री के अंदर 45 लाख एम्प्लॉइज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बराबर हैं। आईटी इंडस्ट्री का सैलरी बिल 5 लाख करोड़ रुपए का है। आईटी इंडस्ट्री में इस साल 15% सैलरी हाइक है, 75,000 करोड़ रुपया। 1 रुपया आईटी इंडस्ट्री पे खर्च होता है तो 4 रुपया इकोनॉमिक आउटपुट होता है। आईटी इंडस्ट्री आने वाले 2 साल में 1/3 फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करने वाली है। तो एक ग्रेजुएट को आईटी इंडस्ट्री हायर करती है तो 2 जॉब इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो अगर आप खाली आईटी इंडस्ट्री को ले लें तो आईटी इंडस्ट्री में जो पैसा आएगा, जो लोगों के पास पैसा आएगा, उसका ह्यूज इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कैस्केड इफेक्ट आएगा। और दूसरा पॉइंट आप ले ले स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल 3 लाख से 5 लाख करोड़ रुपया भारत में एफडीआई के रूप में आया है। आप देखिए एफआई पैसा निकाल रही है लेकिन रुपया मजबूत खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि एफडीआई का जबरदस्त तरीके से पैसा आ रहा है। और वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा भारत और भारतीयों पे खर्च हो रहा है। तो जो बाकी कंट्रीज प्रिंट कर रही है करेंसी, इंडिया को करेंसी प्रिंट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि बाकी लोग प्रिंट करके भारत में भेज रहे हैं। तो मुझे तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा दिखता है। अभी इलेक्शन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ पेपरिंग करना पड़ता है, मैसेजिंग, बट अंडरलाइंग इकोनॉमिक थीम बहुत मजबूत है। हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है और आने वाले पीरियड में आप देखिए 2-3 साल में भारत की तस्वीर एकदम ही अलग होगी। तो भारत की तस्वीर एकदम ही अलग होगी। एक बात अच्छी है, फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग में हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक ऑप्टिमिज्म जता रहे, थोड़ा ऊपर नीचे ऑफ कोर्स हो सकता है क्योंकि काफी अनसर्टेनिटीज रही है स्पेशली कोरोना की वजह से, बट अनिल सर भी हैं हमारे साथ तैयार और ये अच्छी बात निकल कर आ रही है। सर, प्री मूड तो सबका बढ़िया है, अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑप्टिमिज्म वो निकल कर आ रहा है। जब मैं स्टूडियो में एंटर हुआ तो विजय जी का मैं स्पीच सुन रहा था। अगर खाली सरनेम से जाए तो स्पीच एकदम मंत्री वाली थी। बिल्कुल विजय जी, मतलब लेकिन जो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आपने रखे हैं और मैं जानता हूं कि उनकी हैबिट है, हाँ। हमेशा वो डेटा में घुसकर पूरा देखेंगे। तो बात सही है दीप कि जिस तरह के माहौल से इकोनॉमी उभर रही है, बिल्कुल उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में कुछ खराब आने की गुंजाइश है ही नहीं। सिर्फ ये है, एक ही चीज वो कहेंगे वो ये कि वापस से कोविड ना आए, बस वही हमें सावधानी रखनी है। लेकिन उसको लेकर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको बाजार में भी नजर आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में जाने से पहले दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बाजार ट्रेड करे। दिन के हाईएस्ट ही क्यों, 16,400 से जो रिकवरी है वो हाईएस्ट पॉइंट है इस वक्त। और अनिल जी बहुत ही सामाजिक पहलू है, बहुत जबरदस्त पहलू है जिसको हम ऑफन इग्नोर करते हैं। भारत में वैक्सीनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। आज अब दुनिया के जो देश लिबरल अपने आप को मानते हैं, सेक्युलर मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं, वहां एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कौन सिविल है कौन असिविल है, आज वो फैसला हो गया है।
इस पे भारत तो- को लोग इस गाली पे- देते नहीं, इस पे तो फिर मुझे एक बार बग्गा साहब से राय लेनी है। बिल्कुल लीजिए, बग्गा साहब से पूछिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के हमारे जानकार तो हाँ, बग्गा पूछिए, साहब है। पूछिए। बग्गा साहब, मैंने सुना है कि वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, सही है सर? एक्चुअली वो फैमिली समेत एक अज्ञात जगह में चले गए हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि ट्रकर्स बहुत आगे। और देखिए पॉपुलेशन वाइज आप करिए, हमारे यहाँ 1-2 लाख लोग आ जाने सड़कों पे कोई बड़ी बात नहीं, हर मोहल्ले में इतने लोग घुसे होते हैं। तो वहां पे अगर 1 लाख ट्रकर्स आ रहे हैं तो वो पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो और ये यूरोप में भी हो रहा है, नेदरलैंड्स में हमने देखा, बेल्जियम में देखा, लोगों में अब वो फेटीग आ गया है, कोविड का फेटीग आ गया है। और यूके ने बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच किया है कि उन्होंने बॉर्डर्स भी खोल दिए। तो एक तरफ आप ले लीजिए चाइना का जीरो कोविड अप्रोच है, जहां पे वो पूरे शहरों को बंद कर देते हैं और हर एक को 2-2 बारी दिन में टेस्ट करते हैं। सब लोगों के नाक भी बड़े बड़े हो गए हैं इतनी बारी टेस्ट होके। तो एक तरफ चाइना है और एक तरफ यूके आप कह सकते हैं, जिन्होंने बोल दिया कि अब ये एंडेमिक है और सब खोल दिया जाए। मुझे लगता है कनाडा को भी उसी तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये सरकार और ये कुछ उनके ऑपोजिशन के बीच में ये तहलका हो गया। और भारतीय तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब फार्म एजिटेशन हो रहा था तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इन्होंने भारत के निजी मामले पे दखलंदाजी की थी और ट्वीट किया था कि भारत के बॉर्डर पे ये लोग ट्रैक्टर रैली हो रही है और ये सब। तो ये कर्म भी है कि वापस अभी उनको बाइट कर रहा है। उनके अपने ट्रकर्स ने ऐसा कर दिया कि वो राष्ट्रपति निवास से भाग खड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ। तो ओवरऑल ये फटीग है अनिल जी कोविड का, और लोग कह रहे हैं कि अब जो है हम निपट लेंगे, आप पूरा इसको ओपन करिए। और यूके ने ऑलरेडी कर दिया, मास्क मैंडेट्स भी उधर से हट गए हैं और आपके ऊपर है कि आपने जो करना है। थोड़ा थोड़ा बीच में आप कह सकते हैं, एक तरफ यूके दूसरी तरफ चाइना जो जीरो कोविड अभी भी फॉलो कर रहा है। हांगकांग में कोई बैंकर नौकरी लेने को तैयार नहीं है आज देखिए, क्योंकि जिस तरह से वो क्वारंटाइन कर रहे हैं वहां पे लोगों में दहशत है। भारत से अभी एक महीने से हमारी कोई फ्लाइट नहीं जा पाई, क्योंकि भारतीय फ्लाइट्स पे उन्होंने रोक लगाई हुई है। तो इस तरह से जीरो कोविड का असर है। दूसरी तरफ यूके है जिसने सब कुछ खोल दिया है और बीचों बीच भारत है। पर आइए, बग्गा साहब जब बात कर रहे थे तो 17,400 के भी दर्शन निफ्टी ने कर लिए हैं, 38,000 के ऊपर निफ्टी बैंक भी दिख रहा है। पालिया साहब भी हैं हमारे साथ। और पालिया साहब, अच्छा मोमेंटम है। आज सुबह हम डेटा भी देख रहे थे, एफआईएस की लोएस्ट लॉन्ग पोजीशन है अप्रैल 2020 के बाद। कुछ समय पहले आपने भी इसके बारे में ट्वीट करा था और टर्नओवर्स भी बढ़ रहे हैं। बताएं सर, बाजार पर इस समय क्या नजर बन रही है? ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या एक नया बेस बना रहा है बाजार? यहां से कैसी चाल रहेगी? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो काफी अच्छा मोमेंटम आज मार्केट ने प्री बजट दिया है और जिस तरीके से 17,400 को हम आज क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, अगर आज की क्लोजिंग इसके ऊपर होती तो बिल्कुल एक और शॉर्ट कवरिंग का मूव यहां से बनते हुए दिख सकता है। आज के डेटा में जो इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए दिख रहा है वो ये है कि 17,300 पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में वापस से कंफर्ट लौटते हुए दिख रहा है। और जो एक सेक्टर था, देखें हम आईटी सेक्टर, जो कि एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, आज काफी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड भी बनते हुए दिखा है। तो अगर देखें तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग जिस तरीके से आज के सेशन में बनी, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, आईटी, बैंकिंग तो ऑलरेडी कंटिन्यू कर ही रहा है अपना अपवर्ड मोमेंटम। तो ये मेजर कोर सेक्टर जिस तरीके से इंडेक्स को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये मोमेंटम यहां से अगर 17,400 के ऊपर हम क्रॉस होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है, बड़ा टारगेट जो लगता है वो आना चाहिए करीब 17,800 तक का। हमें लगता है कि ये टारगेट आते हुए दिख सकता है। और आज के सेशन में काफी इंटरेस्टिंग डेटा सेटअप चेंज होते हुए दिख रहे हैं। कल तक जिस तरीके के डेटा फॉर्मेशन थे, ये लग रहा था कि 17,300 के लेवल को भी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज की जो जिस तरीके से बिहेवियर निफ्टी में बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है बिल्कुल ये अब 17,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। और इसमें कंट्रीब्यूशन मेजर जो हमें लगता है वो आना चाहिए वापस से आईटी, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल, ये 3 मेजर सेक्टर में हमें लगता है कि काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और यहां से ये लीड करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो बाजार का मूड माहौल काफी सुधर गया है, अच्छी बात है। बड़े इवेंट से पहले बाजार हल्के हो गए थे और अब थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी बाजार में दिख रहा है। चर्चा जारी रखेंगे, थोड़ी देर में इकोनॉमिक सर्वे पेश भी होने वाला है, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
बस अब से कुछ ही देर में संसद में पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे और ये इकोनॉमिक सर्वे रखेगा बुनियाद कल आने वाले आम बजट की। देखते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में क्या कुछ हुआ है, इस पर क्या कुछ वित्त मंत्री का कहना है और इससे क्या संकेत आपको कल के बजट के लिए मिलते हैं। लेकिन उससे पहले संकेत बाजार की तरफ बजट से पहले बेहद मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। 17,400 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी सुबह की लड़खड़ाहट के बाद अब मिड सेशन में दिन के हाई पॉइंट की तरफ फिर से बढ़ने की तैयारी करता हुआ 38,000 के मजबूत आंकड़े को पार करके टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा। तो मूड माहौल दुनिया भर में भी ठीक है और हमारे यहां भी ठीक है और उसका असर आप देख रहे हैं। बजट से ठीक एक दिन पहले मजबूती के साथ कारोबार इस वक्त आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज दीप जो दिख रही है वो है इंडिया विक्स। आज के सेशन में 6% बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद बजट से पहले उतार चढ़ाव की जो उम्मीद आप रखते हैं वो तो इस विक्स में आपको नजर आ रही। 6% इंडिया विक्स बढ़कर आता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। बिल्कुल सर। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जो मैं देख रहा था, जो मूवमेंट दिखा रहा है, वो है पीएनबी गिल्ड्स। अब हम जानते हैं जब भी बॉन्ड मार्केट के लिए कुछ भी एक्शन आता है तो इसी स्टॉक पर इम्पैक्ट होता है। पीएनबी गिल्ड्स इस समय डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कल शायद बॉन्ड मार्केट के लिए घोषणा आपको आती हुई दिख सकती है। मॉर्गन स्टैनली के जो MSCI ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, ऐसी भी संभावना है कि इंडियन बॉन्ड्स को उसमें शामिल किया जा सकता है इस साल, तो शायद उससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आता है, सेपरेटली कुछ निकल कर आता है। ये इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए, बट डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो इस समय आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखेंगे कैसा इस पर मूव आता है। इनफैक्ट आदित्य भी हैं हमारे साथ, तो एक बार जो इन्फ्लेशन की चिंता आप भी बता रही थी आदित्य, ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट आ रहा है। किस तरह की सिचुएशन इस समय बन रही है जहां तक भारत का सवाल है आदित्य? इन्फ्लेशन पर सप्लाई साइड इश्यूज तो हैं ही, बट साथ ही इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स भी काफी हमने देखे हैं अक्रॉस कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्पेशली एक चीज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी पर आपकी क्या इस समय उम्मीद है, अनुमान है? डेफिनेटली देखिए, सीपीआई इन्फ्लेशन का हमें लग रहा है कि इस साल का एवरेज 5.5% के आसपास रहेगा। और जो दोनों इश्यूज हैं, एक तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई साइड इश्यूज और दूसरी की इनपुट प्राइस प्रेशर्स बहुत हाई है। कमोडिटी प्राइसेस जो ओमिक्रॉन की वजह से घटी थी वो वापस पूरी तरह से रिबाउंड हो गई है काफी सेक्टर्स में, और इस वजह से हमें ये डर है कि एक राउंड अभी प्राइस हाइक का और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को लेना पड़ेगा। और इस वजह से हमें लग रहा है कि अगले साल बेस इफेक्ट के बावजूद सीपीआई इन्फ्लेशन 5% के नीचे एवरेज पे नहीं आ पाएगा। कुछ महीने तो रहेंगे जहां कम हो जाएगा, लेकिन एवरेज 5% या उससे ऊपर ही रहेगा अगले साल सीपीआई इन्फ्लेशन का। और ये एक फैक्टर है जो बजट को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। इको सर्वे तो लेगा ही, लेकिन साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू रहेगा। WPI इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, कमोडिटी प्राइसेस के साथ बहुत ज्यादा उसमें उछाल और गिरावट हमें दिखती है। वहां हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल के 12% के एवरेज से वो घट के अगले साल 4% के आसपास आ जाएगा। लेकिन एक महीने पहले मुझे लगा था अगले साल का एवरेज 2% होगा। तो जो ये ओमिक्रॉन के बाद वापस रिबाउंड हुआ है, उसकी वजह से मेरा FY23 का WPI का फोरकास्ट डबल हो गया है, 2% से 4%। तो क्लियरली वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है। और अगर हम आगे देखें, जैसे ही ग्रोथ की अनसर्टेनिटी थोड़ा सेटल होती है, देखिए अभी जो भी हमें इंडिकेशन है ग्रोथ का, वो यही है कि थर्ड वेव ज्यादा डिस्ट्रप्टिव नहीं हुई है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के उन्होंने अपनी तरफ से क्राइटेरिया रखे हैं कि ग्रोथ ड्यूरेबल होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, वो फरवरी की पॉलिसी मीटिंग में तो ये सारे क्राइटेरिया हमें नहीं लग रहे। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबलाइज होती है, वापस अपना मोमेंटम लेके आती है और क्लियरली इन्फ्लेशन के प्रेशर एलिवेटेड रहते हैं, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जहां की मॉनेटरी पॉलिसी को स्विच करके इन्फ्लेशन का फोकस वापस आगे लाना पड़ेगा। इसीलिए हम बहुत होप कर रहे हैं कि बजट बहुत ग्रोथ सपोर्टिव रहेगा और एक ड्यूरेबल ग्रोथ को सामने लाने के लिए कैपेक्स इज द बेस्ट बेट।
तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर फोकस एक बार फिर से आपको देखना चाहिए, इस बार होते हुए दिखेगा। बग्गा साहब, यही एक्सपेक्टेशन लगा के जाएं, क्योंकि जितने भी हमने प्री बजट बात करी है, एक्सपर्ट्स के साथ रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं, सभी ये कह रही हैं कि इस बार एक बार फिर से स्पेशली हाईवेज, रोड्स, इंफ्रा 30 to 35% बढ़त वहां पर आवंटन में आ सकती है। बाकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर भी फोकस रहेगा। तो एक बार फिर से गवर्नमेंट विल ट्राई एंड स्पेंड इट्स वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, क्या यही उम्मीद लगाई जाए सर? बहुत जरूरी है। देखिए, तो कॉर्पोरेट टैक्स तो काट दिया आपने 2020 में ही, बहुत जबरदस्त टैक्स कट दे दिया इंडस्ट्री को। वहां तो ज्यादा है नहीं आपके पास फिस्कल स्पेस कट करने की। तो और ऐसे माहौल में क्या होता है कि जब आउटपुट गैप है इकोनॉमी में, तो नई फैक्ट्रियां क्यों लगाएंगे लोग? नई फैक्ट्री इसलिए लगाएंगे, पीएलआई आप दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं, चाइना +1 के कारण आ रहा है। वो हमने देखा एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी गुड्स एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा, तो वो जरूर है। बट उससे पहले आपको पब्लिक सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, और अगर इंफ्रा में वो स्पेंडिंग आती है तो उसका मल्टीप्लायर बहुत जबरदस्त रहता है इकोनॉमी के लिए। तो होप्स तो यही है कि इधर फोकस रहेगा, बट पैसा कहां से आएगा यही देखना पड़ेगा। ग्रॉस बोरोइंग लगभग 13 से 15 लाख करोड़ के बीच में है। नेट बोरोइंग 9 लाख करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। तो फिस्कल डेफिसिट तो हाई है, सेंट्रल लेवल पे स्टेट्स का भी है साथ में। तो होपफुली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स या कुछ इस तरह का सहूलियत लाए जाए जिससे डायरेक्ट सेविंग्स लिए जाए, क्योंकि आवाम के लिए भी ये जो इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए, बैंक डिपॉजिट के रेट्स कम हो गए, उनके पास भी विकल्प नहीं है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते थे 4-5 साल पहले, जो बहुत ओवर सब्सक्राइब होते थे हर तबके के थ्रू, अगर उस तरह का कुछ डायरेक्ट गवर्नमेंट फंड रेजिंग करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो बेटर रहेगा। तो और वो फिर ये है जो अकाउंटिंग गिमिक्री रहती है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंटिंग में भी नहीं आएगा, ऑफ बैलेंस शीट दिख जाता है या क्वासी सॉवरेन बन के आ जाता है, तो वो डायरेक्टली नहीं आता। चाहे हम जब एनालाइज करते हैं हम तो ऐड कर लेते हैं, बट वो हेडलाइन नंबर में नहीं आता है। तो 5 अहम चीजें रहेंगी दीप। एक कि आप तेल की कीमत कैसे देख रहे हैं और क्या पॉलिसी बनाएंगे तेल की तरफ, बिकॉज तेल एक बहुत बड़ा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का स्रोत है पूरी इकोनॉमी के लिए, और हमें लगता है तेल $125 भी पहुंच सकता है अगले 3-4 महीने में, जिस तरह से फाइनेंशियल पोजीशंस हैं तेल के अंदर, और डिमांड सप्लाई फिजिकली तौर पे सप्लाई बढ़ा नहीं रहा है ओपेक प्लस, चाहे रशिया के प्रेशर के कारण, चाहे एक्चुअल इश्यूज के कारण। तो तेल बहुत अहम बात रहेगी अगर कुछ वो कहते हैं तेल पे। दूसरा है फिस्कल का हेडलाइन क्या दिया जाएगा, वो थोड़ा मैनेज नंबर रहता है, उसको काट कूट के एक आध दिन लगता है पूरा मैथमेटिक्स करने में और असली नंबर निकालने में। तीसरा है कि इंफ्रा पे क्या आप फोकस लाते हैं, वो ऑलरेडी है सरकार का। चौथा बेसिक नेसेसिटीज, जो बहुत अच्छा इस सरकार ने किया है। अगर आप देखें हिंदुस्तान का नक्शा, तो हार्डली कोई जगह है जहां 50% आवाम को बेसिक नेसेसिटीज नहीं हो। तो बहुत जबरदस्त काम हुआ है पिछले 7-8 सालों में, वो जारी रहने की उम्मीद है। रूरल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हम कम देख रहे हैं। आप 2 व्हीलर्स देखिए, ट्रैक्टर्स देखिए, हर चीज की कंजम्पशन पे इशू है, और वो वही है क्योंकि के शेप रिकवरी है। और माइग्रेंट इकोनॉमी जो टूटी है वो पूरी तरह से फिर से नहीं जुड़ी है, वो मनरेगा टेकअप नहीं कर पा रहा है जो माइग्रेंट इकोनॉमी थी, और जो रेमिटेंसेस माइग्रेंट भेजते थे रूरल इकोनॉमी के अंदर, वो रिकवरी नहीं हुई है, और उसके चलते हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड रूरल में काफी कम है। उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आरबीआई के पास मॉनेटरी स्पेस नहीं है, तो आप क्या कर पाते हैं फिस्कल स्पेस में, ये बहुत अहम रहेगा। और 5वां रहेगा कि आप एक्सपोर्ट्स के लिए क्या लेके आते हैं, जो विजय भाई ने भी बोला, आदित्य भी मेंशन कर रहे थे। तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के साथ हम compete कर पाएंगे। जस्ट एक सेमीकंडक्टर्स का उदाहरण देता हूं। 2000 में चाइना कहीं नहीं था सेमीकंडक्टर्स में, आज के दिन में वो 20%
सेमीकंडक्टर विश्व के बनाता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी सरकार डाल रही है अपनी कंपनियों में, जो सब सरकारी कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर। इनफैक्ट अभी यूएस ने रोका, नहीं तो नेदरलैंड से उनको वो पूरी मशीनें बन के जा रही थी जो सबसे कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी मशीनों का करार हो गया था। फिर यूएस ने जाके प्रेशर डाला नेदरलैंड की कंपनी पे कि ये मशीन आप मत दीजिए चाइनीज कंपनीज को, तो तब जाके वो रुका। 20% वो सेमीकंडक्टर में आ चुके हैं, बहुत जरूरी है। और ये यूक्रेन का जो इशू है, ये मसला बढ़ सकता है चाइना ताइवान का, और चाइना ताइवान का जो मसला होगा वो सेमीकंडक्टर्स के कंट्रोल का होगा, बिकॉज आपका TSMC 10% दुनिया का सेमीकंडक्टर बना रहा है। अगर आप कोरिया और ताइवान को मिला लें और साथ में चाइना डाल लें तो लगभग 40% दुनिया का सेमीकंडक्टर वहां से है। तो अगर चाइना ताइवान कंट्रोल कर लेता है तो उसके पास 30% दुनिया का सेमीकंडक्टर आज के दिन में आ जाता है। ऐसे माहौल में भारत जैसी कंट्रीज ऑफर कर सकती हैं फ्री वर्ल्ड को कि आप यहां पे लागत करिए, हम बहुत अच्छे आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, और आप ये स्पेशलिटी केमिकल हो, बेसिक केमिकल्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, इस तरह की चीजें भारत में आके बनाइए। बट स्केल बहुत डिफरेंट है दीप, $3 ट्रिलियन, और जिसमें से आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्टैग्नेंट है 15% पे सालों दर साल, उसके सामने $15 ट्रिलियन, जहां के अकाउंटिंग ही नहीं है। हम जब चाइनीज किताबें बैलेंस शीट्स पढ़ते थे, वो बोलते थे आप जो P&L चाहिए हम बना देंगे। हम बोलते थे ये डेट तो आपका इतना हाई है, हाँ हमारे बैंक्स है ना, किसने लौटाना है ये पैसा। इस तरह से काम होता था वहां पे। इतना सब्सिडी है अभी भी, 300% उनका टोटल डेट टू GDP है, बट उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब डोमेस्टिक है, नोट छापते हैं और आगे चलते हैं। और उधर ना टॉप 4 में से कोई ऑडिटर कुछ कह सकता है, ना कोई और कुछ उनको क्वेश्चन कर सकता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा फिस्कल आप करते हैं तो FIs गिरा देते हैं मार्केट, ये डिफरेंस है। तो बहुत जरूरी है इस बजट में कि प्रोत्साहन दें, ये PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेट है कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे काफी एग्जीक्यूशन करना पड़ता है और मुफस्सिल लेवल पे, और वो जो इंस्पेक्टर राज है जो तंग करते आके, वो नहीं चेंज हुआ। तो ओवरऑल ऊपर से करप्शन नहीं है, स्टेट लेवल पे भी काफी ऑन द टॉप सब लोग जाके बोल रहे थे टेस्ला को कि हमारे यहाँ लगाइए फैक्ट्री, सब स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर एलॉन मस्क को बोल रहे हैं कि आ जाइए। तो एग्जीक्यूशन स्टेट लेवल्स पे है, तो ये यहाँ पे कड़ी टूटती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते हुए जो इंस्पेक्टर राज है, वहां पे लोगों को बहुत प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज हम सब तो सर्विस में काम किए, बैंकिंग हो, एनालिसिस हो, रिसर्च हो, हमें इतना काम नहीं करना पड़ता इंस्पेक्टर राज से। RBI और SEBI बहुत हद तक नॉन करप्टेबल रेगुलेटर्स हैं, कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। बट मैन्युफैक्चरिंग चलाना भारत में अभी भी बहुत मुश्किल है ऑन द ग्राउंड लेवल। बिल्कुल, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट रेज करी सर, और आशा करते हैं कि जो रीसेंट कदम है स्पेशली PLI को लेकर, कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन को लेकर और पॉलिसी सिंप्लीफाई करने के लिए इस बजट में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SEZ पॉलिसी में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ और सेक्टर्स को इंफ्रा स्टेटस दिया जा सकता है, उससे थोड़ी आसानी पड़ेगी। बट अविनाश जी, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है दिख रही है, जैसे बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की स्थिति सुधरी है, अब भारत का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 2% हो गया, जो हाईएस्ट एवर है। कुछ सेक्टर्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल्स जो अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो PLI का ये इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड अब आते हुए दिख रहा है बाजार में, या फिर जब आप अर्निंग्स देखते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं, कुछ ऐसा इम्पैक्ट अब आते हुए दिख रहा है सर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट टेक्सटाइल कंपनीज में अगर हम Q2 की कमेंट्री कंपनीज के देखें, स्पेशली अगर अरविंद की बात करें जो काफी बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, करीबन 55%, क्लियरली मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो एडवांस्ड टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स है, जो नए मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है, वो एक्सपोर्ट मार्केट से पहले आएंगे और मार्जिन स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल थोड़ा लंबा होता है,
बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पीएलआई स्कीम जो टेक्सटाइल में अनाउंस की है उसका पूरा इम्पैक्ट अभी तक आया नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियरली चाइना फैक्टर अभी फिलहाल तो प्ले आउट कर रहा है, बट डेफिनेटली होम टेक्सटाइल्स के लिए जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम हमको यूएस मार्केट से दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि सर्टन पॉकेट्स में डेफिनेटली जहां पे इंडिया का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, क्वालिटी का क्रेडिबिलिटी है, वहां पे डेफिनेटली आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। और होपफुली इस बजट में अगर टेक्सटाइल के लिए दीपांशु कुछ आता है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के लिए डेफिनेटली इस सेक्टर को पुश करेगी। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो लार्जर इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है कॉटन टेक्सटाइल, वहां पे आपको ज्यादा रे रेटिंग देखने को मिलेगी। काफी समय के बाद होगा, बट डेफिनेटली मार्केट जानता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम हमने पिछले 2-3 क्वार्टर से देखा है वो आने वाले साल में भी सस्टेन होगा। तो सस्टेन होना चाहिए ऑन द ग्राउंड। अगर ये एक स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है, तो फिर वहां से आपके लिए फायदे आते हुए दिखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात विजय मंत्री साहब, जो बग्गा साहब भी उसकी बात कर रहे थे, ऑयल प्राइसेस को लेकर ऑलरेडी सर देख रहे हैं 8 साल की ऊंचाई पर है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो हैं ऑलरेडी हमारे बाजार में। क्या गवर्नमेंट के पास स्कोप है इस समय, क्योंकि उन्हें अपना रेवेन्यू भी बैलेंस करना है, कि थोड़े ऑयल एक्साइज पर और रिलीफ दी जाए? रिसेंटली उन्होंने थोड़ा रिलीफ बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल पर दिया था, बट और स्कोप है? क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर रिटेल लेवल पर सस्टेन करना भी मुश्किल होगा सर, हायर प्राइसेस। बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। आप देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम पेट्रोल पंप पे 100 रुपए के ऊपर चले गए, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट या इतना बड़ा हमको दिखा नहीं, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट में फ्यूल का जो कंजम्पशन है परसेंटेज धीरे धीरे गिरते जा रहा है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम इंडिया के $2000 के ऊपर पहुंच गई है, तो उसकी वजह से इतना पिंच नहीं होता। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से इतना लोगों का ट्रैवल, जो एक आम आदमी को फ्यूल का जो कंजम्पशन की वजह से खर्चा वो नहीं होता। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप देखेंगे 2013 के अंदर जो आईटी एक्सपोर्ट है और जो ऑयल इंपोर्ट है उसके अंदर $88 बिलियन का गैप था। अभी अगर आप डेटा देखेंगे तो आईटी एक्सपोर्ट्स आर नाउ इक्वल टू ऑयल इंपोर्ट्स। तो जो ऑयल इंपोर्ट का इंपैक्ट जो पहले होता था इन्फ्लेशन के ऊपर, आने वाले पीरियड में एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी आने वाली, ईवी आने वाला है, दूसरा आईटी एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, और तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इन्फ्लेशन अभी इंडिया में है वो कमोडिटी ड्रिवन, ऑयल उसमें खाली एक छोटा कंपोनेंट है। मेटल्स में कितना बड़ा प्राइस मूवमेंट हो गया, क्योंकि दुनिया ने क्या किया, जितना क्लीन एनर्जी की तरफ पैसा गया तो डर्टी इंडस्ट्री के दाम बढ़ गए, क्योंकि वह सप्लाई आना बंद हो गया, वह नए प्लांट लगना बंद हो गए, तो क्या हो गया कि उनके दाम बढ़ गए। इन्फ्लेशन की हम जब बात करते हैं, लोग बोलते हैं सरकारी आंकड़ों में इन्फ्लेशन अलग है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन अलग है। बहुत बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन कैप्चर नहीं करता है, इन्फ्लेशन इन एजुकेशन, इन्फ्लेशन इन मेडिकल, जिससे कि आम आदमी त्रस्त है, उसका उपाय नहीं है। आप खाना कम कर सकते हो, पढ़ाई क्या करोगे आप, मेडिकल में क्या करोगे आप? वो इन्फ्लेशन एक्चुअली इवन इन यूएस में द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन लास्ट 10-20 years एक्चुअली फूड, मेडिकल इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। और अगर आप 2 मिनट दे, मैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं कि हम लोग बोलते रहते हैं कि एक छोटा सा एनालॉजी है कि एक आदमी लंगड़ा के चल रहा था, तो 5-6 डॉक्टर बैठे थे, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक कुछ अलग बोल रहा था, डायबिटिक वाला कुछ अलग बोल रहा था। वो आदमी थोड़ी देर बाद वॉक करके मोची के पास गया और बोला मेरी चप्पल ठीक कर दो, उसकी चप्पल में प्रॉब्लम थी। तो हिंदुस्तान को सेटअप ठीक करना, आपको सिंपल चीज करनी पड़ी है, आप व्यापारियों को भरोसा करना चालू करिए, आप हिंदुस्तानी को भरोसा करना चालू करिए, एंटरप्रेन्योर को भरोसा करना चालू करिए, हिंदुस्तान एक अलग ही लीग में चला जाएगा। तो ये अच्छी बात एक्चुअली रही है सरकार की तरफ से, उन्होंने बढ़ावा दिया है। बट सर्वे पेश हो गया है लोकसभा में, आपके सामने अभी लाइव स्क्रीन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्वे पेश भी कर दिया लोकसभा में। अब धीरे धीरे डिटेल्स भी आपके लिए आना शुरू हो जाएगा, बट सर्वे को पेश कर दिया गया है और उसी समय पेश किया है जब बाजार भी डेज हाई पर ही है। तो बाजार पूरी तरह से तैयार है सर्वे के लिए और एंटिसिपेशन के साथ हम अब वेट कर रहे हैं इस सर्वे की डिटेल्स आनी, बस अब थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे प्रोजेक्शंस को लेकर सरकार का क्या कहना है, पिछले साल के एस्टिमेट्स के सामने जो एक्चुअल रियलिटी है इस समय और उसके बेसिस पर क्या नए प्रोजेक्शंस निकल कर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रोजेक्शन 8 से 8.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आ रहा है FY23 के लिए।
ये इस समय आपका पहला प्रोजेक्शन। इस समय FY22 ज्यादातर 9 से 9.5% के बीच के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, तो उसके मुकाबले अगले साल ग्रोथ का अनुमान 8 से 8.5% का लगाया गया है। ये पहला फिगर आपकी स्क्रीन पर सामने आते हुए दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। और भी डेटा हमारे सामने होने वाला है ग्रोथ को लेकर। Q2 में हमारी जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली 8.4% की थी। ऑफकोर्स थोड़ा बेस इफेक्ट भी मान लीजिए, क्योंकि Q1 में ऑफकोर्स 20% तक पहुंच गई थी, और पिछले साल तो हमने देखा था किस तरह से ग्रोथ पर बड़ा इंपैक्ट आया था लॉकडाउन्स का। बट एक्चुअल एस्टिमेट जो इस समय पहला आप पे निकल कर आ रहा है 8 से 8.5% का FY23 जीडीपी का। थोड़ा और डेटा भी आने दीजिए अदिति, इन लाइन विद जो आप बात कर रही थी आगे के ग्रोथ एस्टिमेट्स की, 8 से 8.5% का एस्टिमेट आ रहा है अगले साल की जीडीपी का। देखिए अभी भी FY22 9 से 9.5 लिया है, तो फिर अगले साल ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्रोथ लोअर ही दिखेगी। तो हमारा इस साल का 8.9% का एस्टिमेट है और अगले साल का 9% का है। तो आई विल से ब्रॉडली बॉल पार्क सिमिलर ही है। अगले साल का 8 से 8.5 इसलिए है क्योंकि इस साल का 9 से 9.5 थोड़ा हायर साइड पे लिया है। बट ब्रॉडली आई थिंक रियलिस्टिक प्रोजेक्शन जो एब्सोल्यूट जीडीपी आएगा FY23 का, वो हमारे एस्टिमेट की लाइन में ही है। ओके, तो 8 से 8.5% अगले साल के लिए ग्रोथ, और वो भी खासतौर से तब जबकि इस साल 9 से 9.5% के आसपास रहे। तो बग्गा साहब, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि हायर बेस पर भी अगले साल कॉन्फिडेंट है सरकार की ग्रोथ बरकरार रहेगी? अनिल जी, और टॉप 10 इकोनॉमीज में ये सबसे बेहतरीन ग्रोथ का अनुमान है, तो ओवरऑल काफी अच्छा नंबर है। थोड़ा सा उम्मीद से नीचे है। हमारी उम्मीद थी 9% तक का एनालिसिस आएगा, बट 8.5 की तरफ है अपर बाउंड। तो ये अब देखना पड़ेगा कहाँ वो कटौती देख रहे हैं इकोनॉमी में। हमारी उम्मीद 9% तक थी, उससे थोड़ा नीचे है, बट बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि आप देखिए विश्व का ग्रोथ, अभी IMF का जो पिछले हफ्ते इकोनॉमिक आउटलुक निकला था, जो वो 2 बारी साल में निकालते हैं, उसमें उन्होंने सारी कंट्रीज का जीडीपी ग्रोथ नीचे किया था, केवल भारत का मेंटेन रखा था। तो चाइना जैसी दिग्गज इकोनॉमी भी 4.5 से 5% इस साल ग्रोथ करती हुई दिख रही है। तो उस माहौल में भारत का 8.5 या 8% ग्रो करना ये बहुत अच्छा है। तो मार्केट तो वेलकम कर रहा है, बट मेरी निजी उम्मीद से थोड़ा कम है। बग्गा साहब ज्यादा बुलिश हैं, अच्छी बात भी है। अच्छी बात है सर। विजय जी, आप भी ज्यादा बुलिश हैं। एक और चीज जो आई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस रहेगा, और क्या सरकार शायद इसी चीज से बड़ी कॉन्फिडेंट है कि टैक्स कलेक्शन बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ भी मजबूत रहेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे तो रेवेन्यू का बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखता सरकार का, पैसा खर्च करने का प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है सरकार ने एक 8-8.5% क्यों डाला है, क्योंकि उनको एक बैक ऑफ द माइंड है कि वापस कोविड आया तो इकोनॉमी में 3-4 महीने की सुस्ती आ सकती है। अगर वो नहीं देखें जिस ट्रेजेक्ट्री में इकोनॉमी है, पॉजिटिव सरप्राइज ही लगता है। पहली बार कोई सरकार है कि जो मेरे हिसाब से कम आंकड़े दे रही है। हाँ, ये बात तो सही है। आज तक हम हमेशा जो जितने आते हैं हम ये सोचते कम ही आएंगे, इतने तो आएंगे नहीं। हाँ, ये तो पहली बार सरकार, मुझे लगता है कि आई थिंक बेस एक हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है, लेकिन मेरी तो उम्मीद है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज, आई विल बी आउटलायर, ऑल से पोटेंशियल टू टच 10% जीडीपी ग्रोथ इन 2030। अविनाश जी, फिर तो जो ये टैक्स में इतनी कलेक्शन बढ़कर आई है, जो कॉर्पोरेट टैक्स काटा उसके बाद से 2 साल में असर दिख भी गया, आपका हमारा भी कम करना चाहिए। बिल्कुल, इंडिविजुअल टैक्स रेट कम हो जाए तो। अरे सर, वो करना चाहिए। देखो 90% टैक्स पेयर 10 लाख के नीचे है। एक बिजनेसमैन अपनी ड्राइवर की सैलरी डेबिट कर लेता है, अपने इंटरटेनमेंट के खर्चे डेबिट कर लेता है। सैलरी वाले को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था, वो भी हटा दिया। तो सैलरी वालों पे थोड़ा, उनके पास चॉइस नहीं है, वो एम्प्लॉय टैक्स TDS काटता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सैलरी वालों को तो, और देखिए IT इंडस्ट्री अकेली, लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं तो आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के धंधा शुरू किया, ऐसा थोड़ी होता। नहीं, वो रीजन नहीं है। देखिए, वो रीजन नहीं है। मैं आपको बताऊं, IT इंडस्ट्री अकेली 1,10,000 करोड़ रुपया पर्सनल टैक्स का देने वाली है। अब आपको छोटी सी बात बताऊं, आप 20 लाख की सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है, आपके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कोविड टाइम में, आपने 15 लाख रुपया खर्च कर दिया उसके ऊपर, आपने टैक्स दिया 6 लाख रुपया, आप तो नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो गया।
हाँ ये बात ये तो है। बिल्कुल 100%। तो ये तो आपको सरकार को, चलो आप रियायत मत दो, लेकिन मेडिकल खर्चा है, हॉस्पिटल में जाके हो रहा है, Correct। आप जेब से पैसा जा रहा है। कोविड तो काफी जगह कवर भी नहीं था, तो जो स्ट्रेस एक कॉमन मैन के ऊपर आया है, मेरे हिसाब से उसको थोड़ा कॉग्निजेंस गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये बड़ी बात है। आशा करते हैं कुछ तो आए एटलीस्ट, पर बात चल रही है सर हमारी अविनाश जी अपनी राय रखते हैं, माफी, हाँ अविनाश जी 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 नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है विजय भाई ने एक बहुत बात अच्छी कही कि शायद गवर्नमेंट कोविड के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा है, हो सकता है फोर्थ वेव आए, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करे और ओवर डिलीवर करे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे अनुमान से कम 9% प्लस इस साल आने की उम्मीद रहेगी। 8 to 8.5% अजय भाई ने जैसे कहा कि मुझे भी लगा कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन बड़े बेस के ऊपर ये सस्टेन होना ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, अनिल जी, इस बार जो Q2 के नंबर्स आ गए बहुत ही दमदार नंबर्स, कमेंट्रीज भी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मोटा मोटी इस साल भी बजट में ऐसा कोई नेगेटिव नहीं आता है और ग्रोथ के ओरिएंटेड गवर्नमेंट फोकस करती है, तो अगले साल कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 18-20% ग्रो करेगी और इसका फायदा डेफिनेटली कैपिटल मार्केट्स में अपने को देखने को मिलेगा, नॉट ओनली सेकेंडरी मार्केट बट इवन प्राइमरी मार्केट, जहां पे अभी भी एक्शन काफी बड़ा है। तो एक्शन वहां पर काफी एक छोटा सी बताऊं अनिल जी, आप देखिए इस बार रिवर्स हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 12% के आसपास है, सर्विस ग्रोथ 8% के आसपास। जनरली इनवेरिएबली उल्टा होता है। यह है लॉकडाउन का इफेक्ट, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद है, काफी ट्रेवल बंद है। जब इकोनॉमी ओपन अप होगी, अगर आप इंडस्ट्रियल ए रेट मानते हैं और सर्विस कम बैक टू द नॉर्मल रेट, then 9 to 10% GDP growth is possible. I think गवर्नमेंट के बैक ऑफ द माइंड में वही है, कहीं फोर्थ वेव आ गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह शायद मुझे लगता है थोड़े कंजर्वेटिव नंबर दे रहे हैं। तो रखने भी चाहिए, अगर कंजर्वेटिव रहे तो कोई हर्ज नहीं। अदिति कैसे देख रही हैं आप, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि सरकार थोड़ी कंजर्वेटिव चल रही है या फिर ये बोल्ड नंबर्स हैं? देखिए 9 से 9.5 के ऊपर मैं आई वुड हैव थॉट 8.5 to 9 वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट असम्पशन। तो उससे 50 बेसिस पॉइंट कम जो रेंज रखी है FY23 की, मुझे भी यही लगता है उन्होंने इसीलिए सोच के रखी है कि अगर कोई मॉडरेट टू सिवियर फोर्थ से कोविड की आ गई FY23 में, तो उसके लिए थोड़ा सा एक उन्होंने कुशन बना के रखा है। आई कम्प्लीटली अग्री। इस साल हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफी एक नॉर्मल सी वापस आई है, लेकिन सर्विस सेक्टर ग्रोथ में पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स में काफी लैग चला है। एविएशन में भी जो हमने दिसंबर तक इंप्रूवमेंट देखी थी, वो जनवरी और फरवरी में रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि चाहे थर्ड वेव का गुड्स पे और कंजम्पशन पे इम्पैक्ट ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज पे तो होगा ही होगा। और ये आगे आने वाले सालों में भी एक सिमिलर पैटर्न हमें दिख सकता है, अगर कोई और म्यूटेशंस सामने आते हैं जो वाइड स्प्रेड हो जाते हैं। अब अगले साल के लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी भी Q1 का बेस बहुत लो है सेकेंड वेव की वजह से। तो Q1 में तो हम एक हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16 से 17% के आसपास जीडीपी में, और उसके बाद एक मोर नॉर्मल ग्रोथ Q2, Q3 और Q4 में हमने अज्यूम करी है। हमारा तो बजट की तरफ से यही हमारी ओपिनियन ये थी दैट बजट शुड बी प्रिपेयर्ड ईयर होगा FY23। अगर वापस कोई वेव आती है तो उसके लिए जो इमरजेंसी खर्चा करना पड़ता है उनके थ्रू प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए आउटलुक पूरा ग्रोथ को लेकर। कई बार वैसे आजकल डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन तो कम हो गया अजय सर, लेकिन फिर भी हम कोशिश हमेशा करते हैं कि भाई इकोनॉमिक सर्वे को देखकर हम अंदाजा लगाएं कि भाई बजट में क्या कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं कि इस इकोनॉमिक सर्वे के दम पर बजट पर कहां फोकस होगा सरकार का? देखिए अनिल जी, एक चीज तय है, पिछले 4 सालों में इकोनॉमिक सर्वे ने जो जीडीपी नंबर दिया है वो ज्यादा होता था असलियत से। पिछले साल भी 11% का उन्होंने नंबर दिया था और अभी आप देख रहे हैं 9.2% का वो अनुमान लगा रहे हैं। अभी भी 2 महीने का हमें प्रोडक्शन करना है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा हम रीड नहीं करते, डायरेक्शनली देखते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं बजट और जो पॉलिटिशियन बजट को साइन ऑफ करते हैं वो बहुत डिफरेंट है इकोनॉमिक डिवीजन से। इकोनॉमिक डिवीजन करता है कि अगर ये होता तो बहुत अच्छा था। तो वॉल्यूम 1 तो रहता था यूटोपियन
कि अगर ये कुछ कर सकते हैं। पिछले साल बोला था अगर आप 2.5% जीडीपी का हेल्थ केयर में खर्चा करें तो लोगों की जेब से कम जाएगा पैसा, जो विजय मंत्री जी भी बोल रहे थे अभी। तो वो 2.5% तो होने नहीं वाला कि आपके पास पैसे नहीं है, फिस्कल स्पेस नहीं है। बट ये जरूर है कि 64,000 करोड़ आपने पीएम हेल्थ केयर इंफ्रा में लगा दिया। हर स्टेट में एम्स खुल रहे हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हुआ है जितना फिस्कल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। तो ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे से हमें नहीं लेना है विश्लेषण के कल क्या होगा। कल बहुत डिफरेंट होता है। कल होता है वो ब्यूरोक्रेट, मैं तो 15 साल से कह रहा हूं 85% तब होता था 5 लाख का, अब तो 10 लाख हो गया जो विजय भाई ने बोला। आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सारा खर्चा उसमें ही निकल जाता है। जो आदमी सैलरीड है, जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती है, आप देखिए जो 10 लाख से नीचे अगर आप बोले 10 लाख तक हम देखेंगे भी नहीं, बंद कर दीजिए, वो आपका टैक्स एडमिन का इतना वो हो जाएगा सेविंग्स। और आप जाके पकड़िए जो लोग असली चोर हैं ऊपर जाके, आईआरएस यूएस में उनके पास इतने लोग नहीं है, बट जिसको पकड़ते हैं वो इस तरह से पकड़ते हैं कि बाकी लोग भी डर के मारे पूरा टैक्स भरे। हमारे यहाँ क्या है, जो सैलरीड वाला है उसको नोटिस पे नोटिस आता रहता है। मेरे मदर का सिर्फ फिक्स्ड इनकम होता है, उनको आ जाता है जी आपका टैक्स रिटर्न था, ये कहां से पैसा आया, क्या हुआ, वो बोलते हैं बेटा ये क्या है देखना जरा तुम। तो पेंशनर्स को नोटिस मिल जाता है अनिल जी, बिजनेसमैन को नहीं मिलता। एक बात मैं कहूंगा, और ये नहीं है कि हम मार्केट में तो इसलिए कह रहे हैं, 10,000 करोड़ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कलेक्शन हुआ है, क्या फायदा है? इतना सेंटिमेंट आपने बर्बाद किया। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था एसटीटी लाते हुए कि हम आपका कैपिटल गेन्स हटा रहे हैं, आप अपने वायदे के खिलाफ गए, उससे पैसा भी कुछ नहीं आया और पूरा अपने सेंटिमेंट बर्बाद कर दिया। 10,000 करोड़ एक बॉन्ड ऑफरिंग करिए और कर लीजिए, उससे सेंटिमेंट इतना बढ़ेगा। आपका जो सीपीएससी है, जितने आपके पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, वो उनकी जो वृद्धि होगी मार्केट कैप से आप सोचिए, पर कोई ब्यूरोक्रेट ये अलाउ नहीं करेगा। जब ब्यूरोक्रेट बैठते, हम जाते थे अनिल जी बजट डिस्कशंस में, हर बारी मैं ये नोट दे के आता था। ये फंड ऑफ फंड्स, म्यूचुअल फंड का, जब यूके सिन्हा डीईए के सेक्रेटरी थे तब से मैंने नोट दिए हैं कि फंड ऑफ फंड में डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन होती है। करेक्ट। किसी को समझ नहीं आती थी, ना किसी को करना है। तो सैलरीड इज नॉट अ वोटिंग बैंक। सैलरीड ऐसा नहीं है कि इंडियन सैलरीड एसोसिएशन है, अनिल सिंह भी इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट, हम सब एक तरह से वोट करेंगे नहीं तो हमारे टैक्स कम करिए, वो तो होता नहीं है। सही बात है। तो वोटर है ही नहीं। सेम वे शेयर मार्केट वाला वोटर है नहीं, उससे तो वो तो चोर है, उससे जितना निकालो निकालो। ये 10,000 करोड़ के लिए आप सोचिए टैक्स एडमिन कितना हो रहा है। खोल दीजिए, बोलो भाई कितना करना है, मैं एसटीटी करूंगा, एसटीटी से मेरा ज्यादा पैसा बन रहा है, खत्म करो। और एक्चुअली वो पैसा आप अगर आप टैक्स भी छोड़ दिए, फ्री कर दिए, आपके पास जीएसटी तो लगाए रहे हो ना खर्चे पे। तो तभी तो ऐसे बहुत सारे हाई सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे, वो नौकरी छोड़ छोड़कर अपने प्रोफेशन में कामयाब हो रहे हैं। विजय मंत्री जी की हमने बात की है, देखो एक और जुड़ गए हमारे साथ, वरिंदर बंसल ओमकारा कैपिटल के, ये भी नौकरी छोड़कर इतने सुखी हो गए, इनके सारे एंटरटेनमेंट, मूवीज, खाने पीने के सब बिल आराम से हो only client entertainment, not personal entertainment. वरिंदर agree with that? वरिंदर, स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बताएं इकोनॉमिक सर्वे देख कर क्या समझ में आ रहा है? सर पहले तो इसका पीडीएफ जो है ना अभी आया मेरे सामने, जो पूरे का पूरा मेरे ख्याल में कुछ 442 पेज का है, 442 पेजेस का है। जो मुझे दो चीजें सर समझ में आ रही है। गवर्नमेंट ने एक चीज बोला है कि उनका जो जीडीपी ग्रो करेगा वो 9.5% के आसपास है FY22, अराउंड 8.5% FY23, आई थिंक दैट इज 0.9% के आसपास FY23। आई थिंक दैट इज इन लाइन विद व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार ये आधा 1% नीचे है, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज क्लियरली सेड कि उनके पास बहुत फिजिकल स्पेस है और कैपेक्स करने के लिए, तो आधा 1% अगर जीडीपी और बढ़ जाए तो भी हो जाएगा। बट इसमें सर देखो 8% हो या 9% हो वो अलग बात है, बट उन्होंने क्या बोला है सर कि ग्रोथ कहां से आएगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आगे जाके क्या होगा।
तो उन्होंने बोला है कि एग्री सेक्टर 4% सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर अराउंड 12% और सर्विसेज सेक्टर 8%। सर एक चीज बहुत क्लियर है गवर्नमेंट के दिमाग में कि वो उनको पता है कि इस बार कैपेक्स हुआ, एक्सपोर्ट्स हुआ और सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हुआ, मतलब कि सिंपल भाषा में मैन्युफैक्चरिंग हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ही देश को आगे लेके जाएगा, इंडस्ट्रियल ही देश को आगे लेके जाएगा। तो उन्होंने पूरा एम्फोसिस किया है कि अगर ग्रोथ जो भी आप मान रहे हो 0.9% मान रहे हो FY23 का, इसमें सबसे बड़ा ग्रोथ जो है ड्राइवर होगा वो इंडस्ट्रियल होगा। तो इसलिए सर मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक ऐसा सेक्टर है कि आप अगले 2 साल में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा कमाल देखेंगे, और वही चीज हमें इकोनॉमिक सर्वे में मांग चल रही है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से फोकस सरकार का समझ में आ रहा है। और एक और जो बात हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कि इस बार सरकार के पास लेग रूम है जी, पैसे हैं। अब बस इस पैसे का इस्तेमाल कल वित्त मंत्री सही तरीके से करे, प्रोडक्टिव तरीके से करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए तरीके से करे, तो फिर कहना ही क्या। तो ये है वो सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे का सार। विदा लेने का वक्त है। बग्गा साहब, विजय मंत्री जी, राजेश पालिया साहब, अदिति नायर जी, अविनाश जी और वरिंदर बंसल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए इकोनॉमिक सर्वे की इस खास पेशकश में। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। 2 बजे हम दोनों आपसे फिर मिलेंगे। 1 घंटे का ब्रेक है हमारे लिए, मतलब 1 घंटे का ब्रेक हम दोनों के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए छोटा सा है 2 मिनट वाला। जल्द लौटेंगे।